नमस्कार रेल साथियों, बीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में लेके आए हम अम्बाला डिवीजन का WLI का पेपर, और जिसकी राजभाषा अपन ने बहुत पहले करवा दी थी। राजभाषा का चैप्टर हमने पहले ले लिया था। तो अब पार्ट 2 में हम 1 से 50 तक करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अम्बाला मंडल में कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक के पद लेवल 06 पर 35% सामान्य चयन विभागीय कोटा के अंतर्गत कार्मिक विभाग के चयन हेतु प्रश्न पत्र। और ये जो प्रश्न पत्र भेजा हमें मुकेश कुमार जी ने बीआर क्लासेज को, उन्होंने शेयर किया है। तो मुकेश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चन पेपर फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर इन ग्रेड पे RS लेवल 6 अगेंस्ट 35% जनरल सिलेक्शन कोटा इन पर्सनल डिपार्टमेंट इन अम्बाला डिवीजन। अम्बाला डिवीजन के राजभाषा की 10% हमने पहले पार्ट फर्स्ट में कर लिए थे, उसका अलग से वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। और उसका पहले ही बना दिया था। और परीक्षा की ये जो डेट ऑफ एग्जाम है 28/10/2021 है। अनुमत समय वही 120 मिनट यानी 2 घंटे हैं। और मैक्सिमम मार्क्स हैं 100 अंक हैं। उम्मीदवारों के लिए जो निर्देश हैं वो देख लेते हैं। कुल 110 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें 10 राजभाषा के वैकल्पिक हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीन पे इंग्लिश पढ़ सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि केवल 100 प्रश्नों का ही उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यदि अभ्यर्थी द्वारा 100 से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तो कंप्यूटर महोदय जी केवल पहले 100 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते समय किसी प्रकार की और राइटिंग, कटिंग, रेजिंग और संशोधित किए गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा। 1/3 की कटौती की जाएगी। 3 गलत उत्तरों के लिए 1 अंक काटा जाएगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा साथियों। 1/3 नेगेटिव, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अभ्यर्थी को केवल एक ही रंग स्याही नीले या काले रंग का उपयोग करना है, नहीं अन्यथा उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका में अपना नाम, रोल नंबर, कोई पहचान चिन्ह नहीं लिखना है। अनुदेश का पालन करने पर असफल पाए अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया जाएगा। और उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या ब्लूटूथ आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रत्येक प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में है। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी प्रश्न को ही प्रमाणिक माना जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मकान मरम्मत के लिए PF की अंतिम निकासी के लिए रेल सेवा में कम से कम कितनी सर्विस होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपके 10 साल होनी चाहिए। 10 साल होनी चाहिए, कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है सी करेक्ट है। कर्मचारी माह में 29 दिन प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से बाहर गया है, उस माह में परिवर्तन भत्ता मिलेगा? तो उसको बिल्कुल 100% मिलेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। ऑप्शन सी। ऐसे रेल कर्मचारी जिसने बंध्याकरण ऑपरेशन करवा रखा है उसे भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज दर में छूट दी जाती है। तो वो दी जाती है 1/2% यानी 0.5%। ऑप्शन बी। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रनिंग स्टाफ को बोनस भुगतान हेतु रनिंग अलाउंस में कितने प्रतिशत हिस्से की गणना की जाती है? रनिंग स्टाफ को
रनिंग स्टाफ को बोनस भुगतान हेतु रनिंग अलाउंस में कितने प्रतिशत हिस्से की गणना की जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर है जो देख लेते हैं, फॉर पेमेंट ऑफ बोनस टू रनिंग स्टाफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ रनिंग अलाउंस इज काउंटेड। तो वो 0% है साथियों। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर आपका यहाँ आ जाएगा। किस नियम के तहत मूल वेतन का निर्धारण किया जाता है। कौन सा नियम है जिसके तहत मूल वेतन का निर्धारण किया जाता है। तो वो है नियम 13 FR 22। डायरेक्ट की सुना साथियों, नियम 13 है। इसके अंदर मूल वेतन का निर्धारण किया जाता है तो आपका ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। किस साल पारिवारिक पेंशन शुरू की गई थी। तो ये 1/1/1964 को की गई थी। 1/1/1964 को की गई थी। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, फैमिली पेंशन स्टार्टेड इन द ईयर। तो 1/1/1964 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अधिकारी वर्ग को एक वर्ष में पीटीओ देय संख्या होगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं साथियों, अधिकारी वर्ग की बात कर रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है, अधिकारी वर्ग की बात कर रहा है। तो अधिकारी वर्ग में कौन आते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये आपके अधिकारी वर्ग में आते हैं। और सी और डी ये आपके कर्मचारी वर्ग है। तो पीटीओ के मामले में किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं की गई है। अधिकारी हो, ग्रुप ए का अधिकारी हो, ग्रुप बी का अधिकारी हो, ग्रुप सी कर्मचारी हो, ग्रुप डी कर्मचारी हो, इनको प्रत्येक ज्वाइनिंग टाइम समय से ही 4 पीटीओ पर ईयर दिए जाते हैं, इनको। इसके मामले में कोई बेईमानी नहीं की गई है, चाहे वो ग्रुप बी का अधिकारी हो, चाहे ए का हो, सी का हो, सी का कर्मचारी हो, डी का कर्मचारी हो, चाहे ग्रुप ए बी के अधिकारी हो। तो इनको सबको ही 4 सेट पीटीओ पर ईयर दिए जाते हैं ज्वाइनिंग समय से ही। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपके जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा, अधिकारी वर्ग को एक वर्ष में पीटीओ की देय संख्या होगी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ पे 4 पूर्ण सेट, ऑप्शन बी है 4 कंप्लीट सेट यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, यदि समूह क रेल सेवा की मृत्यु रेल सेवा के दौरान हो जाती है तो उसे जीआईएस के तहत कितना बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। यहाँ जीआईएस का होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। हाउ मच अमाउंट अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम विल बी पेड टू ए ग्रुप ए रेलवे एम्प्लॉइज हु डाइज इन हरनेस। तो वो आ जाएगा आपके 1,20,000 रुपए। और जीआईसी का मतलब होता है आपके यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। जीआईसी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1,20,000, ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ, ऑप्शन आपके सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेलवे कर्मचारी की रेल सेवा के दौरान मृत्यु के पश्चात आश्रित को मूल पारिवारिक पेंशन 35,000 रुपए प्रतिमाह स्वीकृत हुआ है। इन्हें पेंशन
कम्यूटेशन की अधिकतम देय राशि क्या होगी? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा आपके देय नहीं है, नॉट ड्यू, कोई राशि देय नहीं है, कोई राशि नहीं दी है। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, एनपीएस के तहत नॉमिनी का नामांकन अनिवार्य है? बिल्कुल यस, यस, हाँ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, परिवार की श्रेणी में निम्न में से सबसे ऊपर है? कौन ऊपर है? विवाहित पुत्री, सौतेला भाई, 18 साल से कम आयु का आपके स्टेप ब्रोदर। तो यहाँ जो अविवाहित बहन है वो सबसे, उसको प्रमुख वरीयता दी जाएगी, सबसे ऊपर वो रहेगी। ये सौतेला विवाहित पुत्रियां, सौतेला भाई, 18 साल से कम आयु का स्टेप ब्रोदर, ये सब बाद में है। जो टॉप पे है वो है अविवाहित बहन, अविवाहित सिस्टर, यानी बहन, बहन, अनमेरिड सिस्टर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो अनमेरिड सिस्टर होगा। ऑप्शन आपके सी हो जाएगा, 11 में सी हो जाएगा आपके। नेक्स्ट है, सेवा उपादान उन्हें प्रदान किया जाता है जिनकी अहरक सेवा, यानी सर्विस ग्रेजुएटी, जिनकी सेवा उपादान उन्हें प्रदान किया जाता है जिनकी अहरक सेवा लेस देन 10 ईयर्स, लेस देन 10 ईयर्स, यानी 10 वर्ष से कम हो। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। मेडिकल डिकेराइज्ड कर्मचारी को टीए इस तहत दिया जाता है? द टीए पेड टू मेडिकली डिकेटेराइज्ड एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो सामान्य दर होगा, सामान्य दर पर, ऑन नॉर्मल रेट्स, ऑन नॉर्मल रेट्स होगा आपका। ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों को प्रदान करता है? आर्टिकल पूछा है जो एसटी एससी के दावों को प्रदान करता है। Which article of Constitution of Indian provides about the safeguards to SC and ST? तो ये आपके 14 में आपके अनुच्छेद 338 आ जाएगा, आर्टिकल 338, ऑप्शन डी। यहाँ आपके 338 आ जाएगा, ऑप्शन आपके डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन स्थित है? तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, यानी IRCA, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन लोकेटेड। तो ये आपके नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन ए। IRCA, IRCA कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली स्थित है, ऑप्शन ए आपके यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टाफ नर्स की श्रेणी में सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है? तो ये है साथियों 100% है, और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग मैक्सिमम बार ये प्रश्न टपक रहा है, हर परीक्षा में कहीं ना कहीं आ जाता है। ये पूछ रहा है डायरेक्ट कोटा परसेंटेज इन कैटेगरी ऑफ स्टाफ नर्सेज। तो ये ऑप्शन सी, योर राइट ऑप्शन सी, योर राइट ऑप्शन इज सी। जो इसमें स्टाफ नर्स की श्रेणी में जो सीधी भर्ती का प्रावधान है वो क्या है, सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है? तो 100% है, तो राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। एक्स सर्विस मैन हेतु आयु में कितनी छूट है? एक्स सर्विस मैन हेतु आयु में कितनी छूट है? तो रक्षा सेवा जमा 3 साल, यहाँ पे डिफेंस सर्विस प्लस 10 ईयर एंड 3 ईयर्स, डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर्स। एज रिलेक्शन ऑफ एक्स सर्विसमैन इन रेलवे रिक्रूटमेंट। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर्स, ऑप्शन ए। रक्षा सेवा जमा 3 साल, ऑप्शन ए।
रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, ये आप सभी जानते हैं 1905 में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1905। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। ऑप्शन बी है। चलिए 19 में चलते हैं। 19 में देख लेते हैं क्या है। गैंगमैन, स्टोर, खलासी व सफाई वालों के स्थानांतरण द्वारा कार्यशालाओं के लेवल फर्स्ट में कितने प्रतिशत पद भरे जाते हैं? तो वो भरे जाते हैं आपके यहाँ 20% तो नहीं होगा, इसमें भी यहाँ 20% नहीं होगा, 5% भी नहीं होगा, सी भी नहीं है यहाँ आपका डी आंसर हो जाएगा। ये गैंगमैन, स्टोर, खलासी, सिपाहियों के स्थानांतरण द्वारा कार्यशालाओं के लेवल फर्स्ट में कितने प्रतिशत पद भरे जाते हैं? तो ये आपके यहाँ डी आ जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ शायद 50% है शायद, तो इनमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है कार्यशालाओं के लेवल फर्स्ट में। तो यहाँ जो 20% है वो भी गलत है। 5% है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ पोर्ट्स आर टू बी फिल्ड अप इन लेवल 1 इन वर्कशॉप बाय ट्रांसफर ऑफ गैंगमैन, स्टोर, खलासी एंड सफाईवाला। तो यहाँ पे तीनों गलत हैं। यहाँ पे आंसर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। रोजगार के सेक्शन 130 डी का वर्गीकरण किसके तहत है? प्रश्न संख्या 20 है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट इज क्लासिफाइड एज अंडर सेक्शन 130 डी। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे गहन आ जाएगा, इंटेंसिव जिसको अपन बोलते हैं। ऑप्शन बी गहन, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्मचारी के लिए लॉग ऑन का तात्पर्य 12 घंटे से अधिक ड्यूटी है। तो इसमें आपके EI आ जाएगा, ऑप्शन सी। द मीनिंग ऑफ लॉग ऑन इज ड्यूटी फॉर मोर देन 1-2 hours is for employee of classification। तो योर ऑप्शन इज सी, ऑप्शन करेक्ट आंसर EI आ जाएगा, एसेंशियल इंटरमीडिएट। यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका सी आएगा। नेक्स्ट है काम के स्थान से आवास किलोमीटर से अधिक होने पर 7 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटा माना जाएगा। तो कितनी दूरी पर माना जाएगा, वो दूरी पूछ रहा है साथियों। तो दूरी आपकी जो यहाँ आएगी वो 1.6 किलोमीटर आएगी, ऑप्शन बी 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर आएगी, ऑप्शन आपके बी हो जाएगा। यानी कि द ड्यूटी ऑफ 7 hours विल बी treated as duty of 8 hours if the house of the employee is more than 1.6 kilometer, 1.6 kilometer from work place। तो your answer is option B is correct, 1.6 किलोमीटर। तो ये था 22-23 में चलते हैं साथियों। 23 यहाँ पे दिया है, दिए गए वर्ण के विरुद्ध अपील किए जाने की समय सीमा है। तो यहाँ पे जो समय सीमा है, दिए गए वर्गीकरण के विरुद्ध अपील किए जाने की समय सीमा है, तो वो है आपके 90 दिन, ऑप्शन सी। 3 महीने बोल दो, इसको अपन 3 मंथ भी कह सकते हैं, और इसको अपन 3 मंथ के अलावा 6 आपके 90 डेज भी आप कह सकते हैं, 90 डेज भी इसको बोल सकते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। रेल कर्मचारी को पर्यवेक्षक कौन घोषित करता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, VIP वेरी IM क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न आई है, IM है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो श्रम मंत्रालय होगा,
इसमें जो आपका आंसर होगा वो श्रम मंत्रालय होगा, ऑप्शन ए। परिवार नियोजन के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? परिवार नियोजन के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को किस प्रकार लिया गया? उसको इंटेंसिव में लिया गया या कंटिन्यूस में लिया गया, ईआई में लिया गया, एक्सक्लूडेड में लिया गया है? तो मैं आपको यहाँ बता दूं, उनको एक्सक्लूडेड में लिया गया है। एक्सक्लूडेड में लिया गया, उनको एक्सक्लूडेड में लिया गया है, यानी कि वर्जित, एक्सक्लूडेड में लिया गया। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एक सप्ताह में गहन वर्गीकरण के तहत अधिकतम कितने घंटे कार्य किया जाना मानक है? तो वो है आपके यहाँ गहन की बात हो रही है, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं। यहाँ जो इंटेंसिव के लिए है, गहन के लिए इंटेंसिव के लिए है, इंटेंसिव के लिए है जो 42 घंटे हैं, इंटेंसिव के लिए 42 घंटे हैं, बाकी सभी के लिए 48 घंटे हैं। बाकी तीनों के लिए ईआई और एक्सक्लूडेड और आपके कंटिन्यूस, तीनों के लिए 48 घंटे हैं, और इंटेंसिव के लिए आपके 42 घंटे हैं। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो गहन के लिए पूछ रहा है, गहन का मतलब इंटेंसिव, तो 42 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है HOER, हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, वर्गीकरण में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार किसे है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। अभी लेटेस्ट ये आपके उसमें BRC डिवीजन और शायद आगरा डिवीजन में भी आया था ये प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आया था आपके BRC डिवीजन में आया था और बहुत अच्छा प्रश्न है। HOER वर्गीकरण में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, PCPO। कौन आएगा? PCPO। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा PCPO, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। आपका आंसर यहाँ बी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है साथियों प्रश्न संख्या 28 है, रेल अधिनियम 1989 के कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम के खंड 124 के अंतर्गत अधिकतम देय राशि की सीमा क्या है? तो इसमें आपकी जो अधिकतम देय राशि है वो 25 लाख रुपए, साथियों ध्यान रखिएगा 25 लाख रुपए है, अधिकतम पूछ रहा है। DCRG की जो राशि है वो आपके 20 लाख है, DCG की जो राशि है वो आपके 20 लाख है, और जो ये जो मैक्सिमम पूछ रहा है यहाँ अधिकतम देय राशि कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम खंड 124 के अनुसार, तो वो आपके अधिकतम जो राशि हो जाएगी वो 25 लाख हो जाएगी। अधिकतम राशि जो हो जाएगी वो 25 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है 25 लाख है, 28 में बी। चलिए साथियों 29 में चलते हैं। फैक्ट्री में बच्चों के लिए पालनाघर की व्यवस्था के लिए न्यूनतम कितनी महिलाओं का अनिवार्य होना जरूरी है? तो यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ मैं समझा देता हूँ, कंप्लीट समझा देता हूँ यहाँ मैं आपको। यहाँ फैक्ट्री में बच्चों के लिए पालनाघर की व्यवस्था के लिए कितनी महिला कर्मचारियों को होना जरूरी है? तो मैं यहाँ डिटेल कर देता हूँ इसकी। देखो साथियों, यदि किसी कारखाने में 1000 कर्मचारी काम करते हैं तो वहाँ CSO की नियुक्ति होगी, चीफ सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति होगी 1000 कर्मचारियों पर। और यदि वहाँ 500 कर्मचारी काम करते हैं तो वहाँ पर
एक तो वेलफेयर इंस्पेक्टर की नियुक्ति होगी 500 आदमियों पर, एक आपके एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी 500 आदमियों पर, एक आपके एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, और एक 500 आदमियों पर आपके डिस्पेंसरी की व्यवस्था होगी, 500 आदमियों पर डिस्पेंसरी की व्यवस्था होगी। और इससे नीचे आइए अपन, तो इससे नीचे जो 250 कर्मचारी हैं उन पे आपके 250 कर्मचारियों पे कैंटीन की व्यवस्था होगी, 250 कर्मचारियों पे कैंटीन की व्यवस्था होगी। और जो 150 कर्मचारी हैं तो 150 कर्मचारियों पे आपके फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होगी, फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होगी। और यदि 30 महिलाएं हैं तो आपके पालनागर या बाल शिशु गृह, पालनागर या बाल घर, पालनागर या बाल शिशु गृह की व्यवस्था होगी। तो अब इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से देख सकते हैं। फैक्ट्री में बच्चों के लिए प्रेशर को क्या हो गया साथियों, सॉरी साथियों, असुविधा के लिए खेद है। यहाँ हमारे जो माउस है उसने धोखा दे दिया है। हाँ, आ गया है माउस। सॉरी साथियों, असुविधा के लिए खेद है। तो अब यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 30 आराम से हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 30 निवारण में क्या बोल रहा है प्रश्न, प्रश्न 30 है निवारण में। देखो प्रश्न संख्या भी 30 है और उत्तर भी इसका 30 है। निवारण में शिकायत के निपटान के लिए अधिकतम समय सीमा है तो वो 30 दिन है साथियों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी है। तालाबंदी की जाती है। देखो यहाँ तालाबंदी और हड़तालबंदी में यह अंतर है कि हड़ताल कर्मचारियों के द्वारा की जाती है और तालाबंदी नियोक्ता के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी, हड़ताल कर्मचारियों द्वारा की जाती है और तालाबंदी नियोक्ता के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लोक उपयोगी सेवा में हड़ताल पर जाने से पहले कितने दिनों का नोटिस देना चाहिए? यदि वो वीक में पूछता है अपने को तो 6 वीक हो जाएगा, 6 वीक हो जाएगा। और यदि वो डेज में पूछता है तो अपने 45 दिन हो जाएंगे। तो यहाँ अपने को देखना है किस में पूछा है उसने, यहाँ अपने को पूछना है किस में पूछा है उसने, उसने कितने दिनों का नोटिस देना चाहिए। यहाँ दिन में पूछा है लेकिन उत्तर वीक में है तो आपके 6 वीक हो जाएंगे। और यदि वो दिनों में पूछता तो 45 डे हो जाते। इसलिए यहाँ ऑप्शन ए, कल्याण अधिकारी की नियुक्ति फैक्ट्री में कब अनिवार्य होती है? तो ये कल्याण अधिकारी की नियुक्ति 500 आदमियों पर होती है, 500 कर्मचारियों पे होती है। तैतीस के बाद 34 आना चाहिए। चलो पीछे चलते हैं। तो यहाँ लिखा है 500 या इससे ज्यादा कर्मचारी होने पर, 300 इससे ज्यादा कर्मचारी होने पर, 100 या ज्यादा कर्मचारी होने पर। तो मैंने आपको WLI की नियुक्ति 500 पे बताई थी तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कारखाना अधिनियम के तहत कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कारखाना अधिनियम के तहत कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। बी का मतलब राज्य सरकार करती है।
यहाँ पे राज्य सरकार करती है, ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार। औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम का सही वर्ष सुनिए। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम का सही वर्ष है 1947, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेल कर्मचारी को पूरे सेवा काल में लीव नॉट ड्यू कितनी दी जाती है, यानी LND छुट्टी, लीव नॉट ड्यू, तो वो आपके LND छुट्टी दी जाती है, LND लीव नॉट ड्यू छुट्टी जाती है पूरे सेवा काल में 360 डेज की, 360 डेज की जाती है, जो ऑप्शन डी में है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। सभी अवकाश मिलाकर एक समय में अधिकतम कितने दिनों का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, तो वो 5 वर्ष तक किया जा सकता है, ऑप्शन सी। फंड नियंत्रक लेवल 6 में चयन हेतु गार्ड कितने वर्ष की आयु सीमा तक पदोन्नति के लिए पात्र है? फंड नियंत्रक लेवल 6 में चयन हेतु गार्ड कितने वर्ष की आयु सीमा तक पदोन्नति के लिए पात्र है? तो वो है आपके 48। किस वर्ष की आयु सीमा तक? तो वो 48 वर्ष की आयु सीमा तक, यानी 38 में आपके जो आंसर बी हो जाएगा, 48 वर्ष तक की आयु सीमा तक। नेक्स्ट है, RRB द्वारा मंडल पर दिए गए पैनल को निरस्त करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसमें आपके जो GM महोदय सक्षम है, ऑप्शन ए, GM महोदय इसमें सक्षम है, GM महोदय सक्षम है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 39 का, 39 का ऑप्शन ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, APR में एडवर्स रिमार्क्स के संबंध में यदि कोई अभ्यावेदन देना हो तो APR प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर दे देनी चाहिए? तो ये दे देनी चाहिए साथियों 15 दिन के अंदर दे देनी चाहिए, ऑप्शन डी, 40 में डी राइट ऑप्शन है, 15 डेज के अंदर दे देनी चाहिए, 15 डेज के अंदर दे देनी चाहिए। नेक्स्ट साथियों, मंडल स्तर पर कर्मचारी लाभ निधि के अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी स्टाफ बेनिफिट फंड। इसकी शुरुआत हुई थी रेलवे में 1931 से, ये भी ध्यान रखिएगा साथी। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टाफ बेनिफिट, ओहो पूरा ही सत्यानाश हो गया, हाँ स्टाफ बेनिफिट फंड होता है, स्टाफ बेनिफिट फंड होता है, और ये 1931 से रेलवे में आई है। और यहाँ पे जो मंडल स्तर पर कर्मचारी लाभ निधि के जो अध्यक्ष होते हैं, वो आपके अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी यानी कि सीनियर DPO होते हैं, सीनियर DPO यहाँ होते हैं। तो आपका यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 42 है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 22 के तहत रनिंग स्टाफ को ड्यूटी आरंभ होने से कितनी अवधि पहले कितनी अवधि के अंदर किसी नशीले पेय या औषधि का सेवन करना वर्जित है? तो वो 8 घंटे है साथियों। रनिंग स्टाफ का कर्मचारी यदि ड्यूटी पे जाता है तो ये जो रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 22 है, तो 22 में ये है कि कोई भी रनिंग स्टाफ का कर्मचारी नशीले पेय पदार्थ, एल्कोहल, नशीली दवाइयाँ, बियर, दारू, चरस, गांजा या कोई औषधि ऐसी दवाई जिसका सेवन नहीं करेगा, तो उसका जो टाइम है जो टाइम 8 घंटे है, उससे पहले वो नहीं करेगा। और ये रेलवे कंडक्ट रूल 22 के तहत है, रेलवे कंडक्ट रूल 22 के तहत ये है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43 है, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत उपहार लेना और देना वर्जित है? तो ये आपके आ जाएगा साथियों नियम 13 के अंतर्गत उपहार लेना व देना दोनों वर्जित है। आप न तो उपहार ले सकते हैं न दे सकते हैं। नियम 15A के अंदर क्वार्टरों के दुरुपयोग से है, क्वार्टर को खाली नहीं करना, किराए पे देना, भैंस बकरी रखना, तो क्वार्टर के दुरुपयोग से संबंधित है जो 15A में आता है। और नियम 5 राजनीति में भाग लेने से नहीं है। तो और ये संपत्ति से संबंधित है, संपत्ति खरीदना बेचना उससे संबंधित है, यानी संपत्ति के क्रय विक्रय से है बिना प्रशासन की बिना अनुमति के। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर जो उपहार लेना देना है वो नियम रेल सेवा आचरण नियम 13 में आता है। नियम किस में आता है? 13 में। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। SF 11B का उपयोग किया जाता है। तो जांच अधिकारी के लिए 7 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, निलंबन के लिए SF 1 होता है, दीर्घ शास्ति के लिए SF 5 होता है और लघु शास्ति के लिए SF 11 होता है। तो यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। 44 में ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निलंबन की बहाली के लिए मानक फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है। तो SF 1 आता है निलंबन, SF 2 आता है डीम्ड सस्पेंशन और SF 3 आता है निर्वापत्तों की स्वीकृति और SF 4 आता है आपके निलंबन से बहाली। तो यहाँ SF 4 हो जाएगा आपके, और ये राइट आंसर सी हो जाएगा आपके। यहाँ SF 4 हो जाएगा। SF 2 आता है जो डीम्ड सस्पेंशन के लिए आता है, डीम्ड सस्पेंशन के लिए आता है ये प्रमाणित निलंबित या समझा गया निलंबन। SF 5 आता है जो बड़ी सारथी की चार्जशीट आता है और SF 3 आता है जो निर्वापत्तों की स्वीकृति के लिए आता है। तो यहाँ 45 में आपका राइट आंसर SF 4 आ जाएगा। SF 4 आ जाएगा। SF 4 निलंबन से बहाली के लिए SF 4 आ जाएगा, यानी आपका 45 में करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 46 है, मंडल रेल प्रबंधक द्वारा प्रदान दंड की अपील होती है। प्रदान दंड की अपील होती है, मंडल DRM साहब द्वारा प्रदान दंड की अपील होती है। प्रश्न संख्या 46 है। तो विभागाध्यक्ष को, महाप्रबंधक को। तो यहाँ 46 में ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। GM महोदय को, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति प्राधिकारी ही किसी को पद से हटा सकता है? तो नियुक्ति प्राधिकारी ही किसी को पद से हटा सकता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद पूछा है साथियों, तो वो अनुच्छेद 311(1) है। वो अनुच्छेद आपका 311(1) है जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी ही किसी को भी पद से हटा सकता है। तो वो आर्टिकल 311(1) है आर्टिकल, और ये जो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। न्यूनतम पारिवारिक पेंशन रुपए है, तो ये आपके न्यूनतम है जो 9,000 रुपये है। न्यूनतम पारिवारिक पेंशन आपके 9,000 रुपये है, ध्यान रखिएगा साथियों। न्यूनतम 7 CPC के अनुसार ये 9,000 रुपये है। 7 CPC के अनुसार ये 9,000 रुपये है, और ये 9,000 रुपये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 9,000 रुपये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका आंसर यहाँ डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ। प्रश्न संख्या 49 है। 49 प्रश्न संख्या है, पेंशन का कम्यूटेड भाग कितनी अवधि पश्चात पुनः स्थापित हो जाता है, यानी रिस्टोर हो जाता है? तो ये 15 साल आएगा साथियों। 15 साल के बाद वो रिस्टोर हो जाता है। 15 साल के बाद वो रिस्टोर हो जाता है। ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर आएगा वो 15 साल आएगा। 15 साल के बाद ये ऑटोमेटिक
पे रिस्टोर हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो 49 का है वो बी है साथी। नेक्स्ट है नई पेंशन योजना कब से लागू हुई थी। तो नई पेंशन जो लागू हुई थी वो 1/1/2004 से लागू हुई थी। 1/1/2004 से लागू हुई थी नई पेंशन योजना। 1/1/2004 से लागू हुई थी। तो नई पेंशन योजना कब से लागू हुई थी? 1 जनवरी 2004 से लागू हुई थी। तो यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। यानी 50 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये था साथियों आपका प्रश्न, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये 1 से लेकर के 50 तक हो चुके हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से 100 तक लेंगे। 51 से 100 तक लेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।